Hi, I am Bhavik Thakkar. Welcome to Bititude. If you're more comfortable with English language, please hit the I button and watch the English version of the exact same video. But अगर आप हिंदी लैंग्वेज से कंफर्टेबल है तो फिर इसी वीडियो में बने रहिए। देखिए, इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं कुछ नए पैटर्न वाले क्वेश्चंस। जब मैं बोल रहा हूं नए पैटर्न वाले क्वेश्चंस, यानी कि ये ऐसे क्वेश्चन नहीं है जो काफी साल से पूछे जा रहे हो, बहुत ही न्यूली डिजाइंड है ना, नए डिजाइन वाले क्वेश्चंस है। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि रिसेंट जो एग्जामिनेशन ली गई है लास्ट 1-1.5-2 सालों में, उसमें ये पूछे गए, उससे पहले कभी भी नहीं पूछे गए। तो नए टाइप के क्वेश्चंस है और क्योंकि एग्जाम में पूछे गए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ अच्छे खासे डिफिकल्ट क्वेश्चंस लिए हैं और हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं बीटीट्यूड मेथड से। तो काफी सारे आप में से लोग जो नहीं जानते कि ये बीटीट्यूड मेथड्स क्या होती है, तो सबसे पहले तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा ये बीटीट्यूड मेथडोलॉजी है क्या, ये कौन से टाइप का शॉर्टकट है भाई, है ना। और उसके बाद हम उन क्वेश्चंस को जो नई पैटर्न वाले हैं उसको करेंगे सॉल्व। काफी कुछ क्वेश्चंस लेंगे, अच्छे वेराइटीज वाले क्वेश्चन लेंगे, अलग अलग टॉपिक से लेंगे। लेकिन क्योंकि ये रिसेंट एग्जामिनेशंस में पूछे गए तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप इनको देख लीजिए। तो अंत तक बने रहिए, बहुत ही मजा आने वाला है और हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें सीखने भी वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा देखिए, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी बन जाएगा कि ये बीटीट्यूड मेथड एग्जैक्टली होता क्या है ना। ये बहुत ही जरूरी है क्योंकि काफी बार से मैं पढ़ा रहा हूं, आपको पता भी है, लेकिन एक बार थोड़ा परफेक्ट मतलब उसका समझ लेते हैं। ठीक है, काफी स्टूडेंट्स को तो पता है पर जो नए हैं उनके लिए एक बार देखिए। इसको समझने के लिए सबसे पहले तो ये समझ लेते कि कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो मेथड्स होती है वो होती क्या है। कोई भी आपके सामने क्वांटिटेटिव एबिलिटी का क्वेश्चन आता है तो आप उसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हो। देखिए, सबसे पहला मेथड तो होता है ट्रेडिशनल मेथड, इक्वेशन वाला मेथड जो हम स्कूल में कर रहे थे, है ना। एक्स लीजिए, वाई लीजिए, इक्वेशन बनाइए और फिर इक्वेशन को कर दीजिए सॉल्व। ये सिंपल वाला मेथड सबको पता है, सबसे ईजी है, लेकिन टाइम लेता है ना। और क्योंकि वो टाइम लेता है फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये प्रिफरेबल तरीका नहीं है, इससे नहीं काम चल सकता क्योंकि टाइम तो बहुत ही मायने रखता है ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, है ना। तो इसलिए फिर ये मेथड स्कूल वाला है, इजी है पर टाइम लेता है, तो फिर ये तो चल नहीं पाएगा। दूसरा मेथड क्या होता है, तो काफी स्टूडेंट्स थोड़े स्मार्ट होते हैं, वो बोलते हैं सर ज्यादातर एग्जाम्स में यहाँ पे क्या होता है, ऑप्शंस होते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस ही तो होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ढेर सारी चॉइस होती है, वो ऑप्शन के थ्रू आप जा सकते हो। उसको एलिमिनेशन मेथड बोल देते, तो बोलते अच्छा बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी हो गई, है ना। तो देखिए, ये जो है ना वो हो सकती है बढ़िया स्ट्रेटेजी, लेकिन सब क्वेश्चन में नहीं चलती और काफी बार बहुत टाइम टेकिंग भी बन जाती है क्योंकि ये ऑप्शन लो, पूरा कैलकुलेट करो, नहीं जमा, दूसरा ऑप्शन लो, तो टाइम भी लग सकता है ना। डिपेंड्स कैसे ऑप्शंस है, ठीक है। तो किसी क्वेश्चन में आप शायद ऑप्शन से जा भी नहीं सकते, किसी में ऐसे भी ऑप्शन हो सकते कि टाइम बहुत लग जाए। तो फिर काफी लोग बोलते हैं सर फॉर्मूला रट्टा मार लेते, ये बहुत बढ़िया है क्योंकि आपने काफी बुक्स में देखा होगा और एक्चुअली काफी यूट्यूब वीडियोस में भी यही शॉर्टकट के लिए पढ़ाया जाता है। आपको बोलते हैं कि ये पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो ये फॉर्मूला निकालो आपकी झोली में से, यूज करो, फटाफट आंसर दो। दूसरे टाइप का क्वेश्चन, दूसरा फॉर्मूला निकालो झोली में से, यूज करो, आंसर दो। देखिए, इसमें दो प्रॉब्लम है। पहली प्रॉब्लम तो ये कि ढेर सारे फॉर्मूला रट्टा मारने पड़ेंगे, 400-500 फॉर्मूला मिनिमम। और दूसरी प्रॉब्लम जो उससे भी बड़ी है वो ये है कि अभी का जो माहौल है ना, काफ़ी कंपटीशन बढ़ गई है, तो फिर जो क्वेश्चंस भी आते नए नए आते। मैंने यहाँ पे डाला ये ना, न्यू पैटर्न क्वेश्चंस तो हम करने वाले हैं, तो ऐसे नए नए पैटर्न वाले क्वेश्चन आएंगे जिसके लिए फॉर्मूला कोई बना ही नहीं है। अब देखिए, बनाना चाहे तो बना सकते हो, फिर कितने फॉर्मूला आप याद रखोगे, और उसके बावजूद एग्जाम में अगर कोई नया क्वेश्चन आ गया तो फिर हो चुका, है ना, कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए ये मेथड देखिए, मैं कुछ 3-4 फॉर्मूला दूंगा क्योंकि वहां पे कोई टिपिकल से क्वेश्चन आ जाते हैं, काफी बार आते हैं, तो उसके लिए ठीक है, पर उसके अलावा कोई फॉर्मूला की जरूरत नहीं होनी चाहिए, ठीक है।
तो 3-4 फॉर्मूला मैं आपको दूंगा, उसके अलावा नहीं। तो होता क्या है, देखिए ये कोई नहीं करता, ये कोई सिखाता भी नहीं है, ना कोई करता है, क्योंकि डिफिकल्ट है सिखाना। लॉजिकल शॉर्टकट मेथड और सिखाना डिफिकल्ट तो बात की बात है, काफ़ी टीचर्स को ही नहीं आता है ना, वो यही 3 मेथड्स पढ़े हैं, उनको पता ही नहीं है लॉजिक। एक्चुअली वही तो होता है, आपका एप्टीट्यूड क्या होता है, वही तो रियल एप्टीट्यूड है कि आप लॉजिक से करो, आप लेटरल थिंकिंग डेवलप करो, है ना। तो उससे क्या होता है, जो आपको सीधा रास्ता है ना, उसका एक शॉर्टकट दिखना चाहिए, है ना। तो अगर आपको शॉर्टकट दिखने लग जाए तो आपकी लेटरल थिंकिंग डेवलप हो गई, और हम इसी पे काम करते हैं ना, यही तो आपका बीटीट्यूड है ना। बीटीट्यूड इसी पे काम करता है, जो और कोई नहीं करते। लेकिन बीटीट्यूड इससे भी एक स्टेप ज़्यादा है। वो क्या है भाई, ये तो हम कराएंगे, लेकिन हम साथ साथ में आपको सब मेथड सिखाते हैं, क्योंकि हमारा मानना है 360 डिग्री अप्रोच। मैंने पहले भी शायद एक वीडियो में बोला था, जब आप क्वेश्चन को सब तरीके से समझते हो ना, कि भाई इससे भी ऐसे हो सकता है, इससे भी हो सकता है, इससे भी हो सकता है, इससे भी हो सकता है, जब आपके पास 4 वेपन्स है, 4 हथियार है, तो फिर आप पूरा कॉन्फिडेंस फील करोगे एग्जाम में, और आपको पता रहेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन के लिए कौन सा वाला हथियार आजमाना है ना। तो देखिए 80% क्वेश्चन तो इससे निकल जाते हैं, मानता हूं मैं, लेकिन आपको थोड़ी 80% क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं, और काफी बार उसमें से भी कुछ आप छोड़ दो, है ना। तो जरूरी नहीं है काफी क्वेश्चंस, ये अच्छा मेथड है, ऑफ कोर्स बेस्ट मेथड है, लेकिन हमारा थिंकिंग क्या रहेगा, पहले लॉजिक सोचेंगे हम। अगर वो लॉजिक से नहीं हो, ऐसा कुछ लग रहा है यार लॉजिक से भी लंबा पड़े ऐसा लग रहा है, तो मैंने कोई 3-4 टाइप के फॉर्मूला दिया है, वो ट्राई करो। अगर उसमें से कोई क्वेश्चन है तो उससे ज़्यादा मैं दूंगा नहीं, ठीक है। और अगर वो नहीं बनता तो फिर आपको ये भी तो आना चाहिए कि अच्छा इसमें लॉजिक कुछ नहीं चल सकता, कोई फॉर्मूला है नहीं, तो फिर ऑप्शन से जाओ और लास्ट में इक्वेशन बनाओ। अगर लास्ट में लगता है कि नहीं यार और कोई तरीका नहीं चल सकता, तो आप इक्वेशन बना सकते हो, या तो फिर उसको छोड़ भी सकते हो। आपको लगे इसमें भी बहुत लंबा है, तो फिर काफ़ी बार क्या होता है, इक्वेशन से स्ट्रेट फॉरवर्ड भी बन जाता है। तो हम देखेंगे कुछ क्वेश्चन, ये स्ट्रेटेजी हमें अपनानी है। और मैं क्या करता हूं, हर वक्त मेरी जो मेंटालिटी है, मेरी जो सोच है ना, वो आपको बताता हूं। तो ये काम आती है रियल एग्जाम में, है ना। जब मेरे खुद के कैट में 99.99 परसेंटाइल, 99.98 परसेंटाइल, 99.91 परसेंटाइल 3 बार ये आए हैं, है ना। पहले जब सीमेट के पहले जीसेट हुआ करता था, तो मेरा पूरे गुजरात में जीसेट में फर्स्ट रैंक था, है ना। तो ये सब कैसे हुआ, बिकॉज तो यही मैं शेयर कर रहा हूं, मेरी खुद का जो सक्सेस मिला। ऐसा नहीं कि कोई ऐसे ही हवा में कोई स्ट्रेटेजी दे रहा हूं, है ना। ऐसी स्ट्रेटेजी दे रहा हूं जो रिजल्ट देती है ना। तो यही आपको करना है, और मैं हर वक्त आपको साथ मेरी सोच शेयर करूंगा कि ये क्वेश्चन देखता हूं तो मैं कैसे सोचता हूं, मेरी सोच क्या है, और आपको उस तरह सोचना, फिर धीरे धीरे डेवलप करना है। क्लियर है ना। चलिए तो देखते हैं, आपको पता तो चल गया क्या है ये चीज। अब हम देखते हैं कुछ न्यू पैटर्न वाले डिफिकल्ट क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट होने वाले हैं। पहले 1-2 क्वेश्चन थोड़े इजी भी हैं, बीच में भी कुछ इजी है, लेकिन कुछ काफी डिफिकल्ट भी है ना। तो हर एक क्वेश्चन को हम देखेंगे। ये न्यू पैटर्न वाले हैं तो बहुत जरूरी है इसको करना, ठीक है। और बीटीट्यूड मेथड से कैसे करेंगे वो भी हम आपको बताएंगे, यानी कि पूरी सोच के साथ। बीटीट्यूड मेथड यानी कि आपकी भाई कौन सा सबसे इजी पड़ेगा, ये सोच कैसे आएगी, क्वेश्चन को पढ़ने से किस टाइप की फीलिंग आनी चाहिए, कैसी सोच बननी चाहिए, और किस तरह से सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। चलिए तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, आपके सामने है भाई। पहले वीडियो को पॉज करना है, क्योंकि आपको पता है जब आप सोचते हो तो सीखते हो, है ना। तो पहले आप सोचिए, मेरे बताने से कुछ नहीं होगा, टाइम दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इजी वाला क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए पहली चीज तो ये है, कॉन्सेप्ट इज द किंग, है ना। कॉन्सेप्ट तो पहले चाहिए, कॉन्सेप्ट नहीं पता तो आप कैसे सॉल्व करोगे। तो यहाँ पे ये पार्टनरशिप के रिलेटेड क्वेश्चन है, तो पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अभी मैं ये मान के ही चल रहा हूँ कि आप लोग का बेसिक तो क्लियर है ना, तो ही तो हर एक टाइप के क्वेश्चन नए पैटर्न वाले आप कर पाओगे, ठीक है। बेसिक क्लियर होना जरूरी है। यहाँ पे देखिए पार्टनरशिप का ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि प्रॉफिट किस तरह बढ़ता है पार्टनर्स में, कैपिटल और टाइम को गुना करके जो आता है उस रेशियो में बढ़ता है ना। ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अच्छा अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। एबीसी ने कुछ राशि के साथ साझेदारी की, 1 साल के बाद उन्होंने अपने निवेश में क्रमशः इतने इतने की वृद्धि की। अब हमें पता है कैपिटल यानी कि जो आप राशि लेके आते हो, जो आप इन्वेस्टमेंट करते हो वो, और टाइम के साथ मल्टीप्लाई होना है। तो पहले साल में तो क्या हुआ, एबीसी ने कुछ, तो मान लेते एबीसी रुपए ही लिए थे, ए रुपए लाया था भाई, बी रुपए लाया था भाई, सी रुपए लाया था, ऐसा ही कुछ मान लेते हैं।
तो ए का तो ए था, पहले साल ए बी सी रुपए थे, दूसरे साल ए कितना लाया, 200% उसने, है ना, 200% बढ़ा दिया, यानी एक का 2 बढ़ाया 3 हो गया, तो एक का 3 हो गया, तो ए था तो 3a हो गया। तो पहले साल तो ए बी सी, दूसरे साल इसका 3a, अच्छा उसका 25% बढ़ाया यानी 0.25b, है ना, और यानी 25% बढ़ाया भाई, ध्यान रखना, है ना, यानी उतना बढ़ाया, एक बी तो था ही, तो 1.25b और उसका 1.40c, है ना। तो ठीक है भाई, ये दूसरा साल भी हो गया। अब तीसरे साल में ए बी ने अपना निवेश वापस ले लिया, तो भाई कुछ भी ऐड नहीं किया, तो यही है उनका, तो भाई जो भी है वो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम हम कर रहे हैं, यही है। सी ने कुछ नहीं किया, तो उसने कुछ नहीं किया, डी ने, और एक बंदा आ गया डी, तो डी का तो डी रुपए मान लेते हैं, तो इसका आ जाएगा 2.4c, है ना, नहीं, एक सेकेंड, तीसरे साल का मैं लिखना ही भूल गया, 1.4 और भी होगा ना, उसका 1.4c तो होगा ना, उसने थोड़ी ले लिया है वापस, उसने कुछ नहीं किया, यानी 1.4c अभी भी है। तो पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल। अब देखिए हो कितना गया, ए का 4a, बी का 1 और 1, ये 1 भी तो होता ही है ना, 2.25b, सी का 1.4 1.4 2.4 और ये 1 3.4c, अरे 3.8 सॉरी, नहीं 1.4 1.4 2.8 प्लस 1 3.8c, और डी का तो डी ही मान लो, ठीक है। तो इस रेशियो में प्रॉफिट बटेगा, और हमें बोला गया है कि प्रॉफिट जो बटा है वो इस रेशियो में बटा है ना। तो अनुपात अगर ये है और ये तो सेम होना चाहिए, तो फिर मिल गया ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। 4a अगर 16 है तो a कितना होगा भाई, 4 भाग होगा, है ना, ये 4 भाग होगा। अच्छा 2.20b अगर 18 है, 2.20b का डबल 4.5, 4.5 का डबल 9, 9 का डबल 18, तो 3 बार डबल डबल करने से आता है, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8, तो b 8 हो गया, है ना, तो ये तो होगा, है ना। 3.8 इंटू सी 19 है, 38 का आधा ही तो होता है ना 19, यानी इंटू 5, तो सी आपका 5 हो गया, है ना, और डी 7 है, और तो कुछ है नहीं, तो डी 7 हो गया, तो सब मिल तो गया, है ना। हाँ ये भाग मिले हैं, एक्चुअल नहीं है, ये रेशियो मिला कि ए अगर 4 रुपए लाया था तो भी 8 रुपए लाया था। अब आगे देखते हैं पूछा क्या है, यदि ए और सी की प्रारंभिक निवेश में अंतर 750 रुपये था, ए और सी, ए 4 है सी 5 है, दोनों का अंतर तो 1 है, वो जो 1 है मेरे एग्जाम्पल में वो रियल में 750 है, ठीक है। तो क्या पूछा है, बी और डी के प्रारंभिक निवेश का योग, बी 8 है डी 7 है, 8 और 7 15 हो जाएंगे, कितना, है ना, हो गया, फिर कोई दिक्कत नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 750 इंटू 15, यानी 15 इंटू 15 इंटू 50, ऐसा मान लो ना, कैसे कर सकते, या तो हाँ वही करना पड़ेगा, है ना, और तो कोई तरीका रहा नहीं। समझ में आ रहा है मैंने क्या किया, कि 15 का स्क्वायर हमें पता है ना, तो 750 को मैंने ले लिया 15 इंटू 50, तो 15 इंटू 15 225, 225 इंटू 50 यानी 225 का डबल कर दो, 50 क्या होता है इंटू 100 का आधा, तो 225 इंटू 100 कर दो 22,500 का आधा, है ना, समझ में आ रहा है ना। 225 वही हुआ ना, 15 इंटू 15 225, 225 इंटू 100 का आधा, यानी ये हो जाएगा 11,250, है ना, 11,250 आपका फाइनल आंसर, ठीक है। इजी था, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं था, और सिंपल सा टेक्निक था, हमें जैसे पढ़ते मैं समझ में पहले तो ये आ जाना चाहिए कि 4, इसका जो भी कैपिटल था 4 गुना हो जाएगा, इसका 2.25, इसका 3.8, और बाद में रेशियो दिया है तो सीधे सीधे फिगर्स मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इजी था, कोई ऐसी दिक्कत थी नहीं, लेकिन क्योंकि नया पैटर्न है ना, होता क्या है स्टूडेंट्स को जैसे नया पैटर्न दिखता है वो थोड़ा घबरा जाते हैं कि भाई ऐसा क्वेश्चन तो पहले नहीं देखा, ये कुछ नया है, और घबरा जाते, पर ईजी था, है ना, समझना है थोड़ा, घबराना नहीं है, ठीक है, क्योंकि अभी वही होने वाला है, तो नए नए पैटर्न के ही क्वेश्चन आते हैं, खास करके मेंस में तो बहुत ही, है ना, तो प्रिपेयर रहना है। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपके सामने, पहले कर लीजिए पोज और फिर इसको सॉल्व कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मैं इसको हटाता हूँ, होपफुली आपसे बन ही गया होगा। देखिए एक बर्तन में दूध पानी का अनुपात 7 और 3 के रेशियो में है, जबकि 1 लीटर दूध डाला जाता है और अनुपात ये हो जाता है। अब जैसे मैं यहाँ तक पढ़ूंगा ना, मुझे सीधा दिख जाएगा कि भाई दूध डाला जाता है, पानी से ही होना चाहिए, इधर 3 इधर 6, सेम करो, यानी डबल कर दो पहले वाले को, 14 6 और 17 6, है ना। तो मेरे एग्जाम्पल में यहाँ से यहाँ जो पानी डाला गया वो 3 है ना, जो एक्स इन्होंने बोला है वो 3 है, ये मेरे एग्जाम्पल में, रियल में नहीं, है ना, मेरी रेप्लिका में।
ये सब आपको क्लैरिटी बननी चाहिए, बेसिक क्लियर होना चाहिए। रेप्लिका यानी मेरा खुद का एग्जाम्पल। अगर आपको क्लैरिटी नहीं है तो देखिए मेरे जो बेसिक वीडियोज़ है परसेंटेज के ऊपर, रेशियोज़ के ऊपर, उसको देख लीजिए, है ना। वो नहीं देखोगे तो फिर ये सीधे सीधे सम्स तो कहाँ से आएंगे, ठीक है। मैं अभी ऐसा मान रहा हूँ कि आपका बेसिक क्लियर है, तो ही तो हम कुछ नए पैटर्न वाले क्वेश्चन पे हमारा दिमाग लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे देखिए ये 1 सेकेंड में, ठीक है, जितना यहाँ तक पढ़ता हूँ ना 5 सेकेंड में मुझे ये लिख देना चाहिए, तो ऐसा चलना चाहिए दिमाग। नेक्स्ट, अब 3.5 लीटर दूध और 3 लीटर पानी डाला जाता है, यानी इसमें, है ना, इसमें 3.5, पर ये 3.5 इसमें नहीं, वो तो कुछ भी हो सकता है, 17 6 का 170 और 60 भी हो सकता है, या 17 × 3 51 और 6 × 3 18 भी हो सकता है, तो मुझे नहीं पता। तो ये कोई नाप नहीं है ना, प्रोपोर्शन में नहीं है। रेशियो प्रोपोर्शन का मैं एग्जाम्पल बना सकता हूँ, इसका डायरेक्ट एग्जाम्पल बना नहीं सकता, तो कोई लॉजिक चलेगा, देखते हैं। और अनुपात ये हो जाता है, तो x का मूल्य ज्ञात करें। ओके, अब देखिए यहाँ तो आपका लॉजिक, अब लॉजिक डिपेंड करता है आपका लॉजिक कितना डेवलप हुआ है, आपकी लेटरल थिंकिंग कितनी चलती है, ठीक है, वो आपके ऊपर प्योरली डिपेंड करता है। आपका जो लॉजिक है ना वो 2 टाइप का बनेगा। एक जो मैं लॉजिकल मेथड बताऊंगा उसको आप बोरो करोगे, और एक खुद का लॉजिक धीरे धीरे डेवलप होगा। समझ में आ रहा है? एक लॉजिक आप मुझसे उधार ले रहे हो, क्योंकि मैं हर एक मेथड लॉजिकल कर रहा हूं, तो कुछ ट्रेडिशनल क्वेश्चन आते हैं उसका तो आप कर लोगे मेरे लॉजिक से, तो कोई अलग से आएगा तो फिर आपको फिर इक्वेशन लगाना पड़ेगा। या तो खुद का लॉजिक डेवलप हुआ है तो बढ़िया बात है, तो मैं दोनों तरीके से बताता हूँ। अगर आपका लॉजिक डेवलप हुआ है तो कैसे, वो बाद में बताता हूँ, पहले नॉर्मल तरीके से, क्योंकि नॉर्मल भी तो ईजी है। ये देख के हम सोचते हैं चलो यार इसमें इक्वेशन लगा देते हैं ना, छोटा सा इक्वेशन है, कहाँ भागे जा रहा है। हम बोल देंगे क्योंकि ये तो रेशियो है, 17 6 रियल में थोड़ी है, रेशियो है, तो हम बोलेंगे 17K था, है ना, और यहाँ पे हमने उसमें 3.5 लीटर दूध डाल दिया, ठीक है भाई। यहाँ पे ये 6K था, है ना, 17:6, तो ये 6K था और उसमें 3 लीटर पानी डाल दिया, और अब ये जो अनुपात है वो 5/2 हो रहा है ना। ये छोटा सा तो इक्वेशन है, कर लेते ना, इक्वेशन से भी दिक्कत नहीं थी। ये 2 को इधर भेज दो तो ये हो जाएगा 17 दूनी 34K प्लस 3.5 दूनी 7 बराबर 5 से इसको मल्टीप्लाई करो 30K प्लस 15, है ना, तो क्या आ जाएगा 34 और 30 यानी 4K बराबर 7 उधर जाएगा माइनस में, तो 15 - 7 8, तो 4K 8 है, तो K कितना हो गया 2 हो गया भाई। K एक बार 2 हो गया तो हमें पता चल गया कि हमारी जो वैल्यू ली है ना हमने उससे डबल है, सब डबल है, तो फिर कोई बात नहीं, ये भी कितना होगा 6 होगा, बात खत्म। ये आपका आंसर। तो नॉर्मल सा इक्वेशन था, तो घबराना थोड़ी है कि नहीं सर ने क्या बोला है, पहले लॉजिक क्या करे, लॉजिक क्या करे। अरे भाई नहीं सूझ रहा ना तो छोड़ो, उसमें थोड़ी टाइम वेस्ट करना है। समझो एग्जाम में लॉजिक अगर विद इन 5 सेकेंड स्ट्राइक होता है तो ठीक है, वरना सोचो ऑप्शन से हो रहा है कि नहीं, और या तो फिर सोचो कोई नॉर्मल इक्वेशन बन रहा है तो फिर फटाक से कर दो, है ना। समझ में आ रहा है? सिंपल है। अच्छा देखिए लॉजिक था सही, लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट था, अजीब था। मैं कर सकता हूं क्योंकि वो फिर खुद का लॉजिक है। देखिए मैं ऐसा सोचता हूं, सिंपल सी बात क्या है, अगर मान लो 5:2 के रेशियो में एक में दूध और पानी है, दूसरे बर्तन में भी 5 और 2 का ही अनुपात है, इसमें भी 5 और 2, इसमें भी 5 और 2, दोनों को मिलाओ तो जो मिक्सचर बनेगा उसमें पानी और दूध का अनुपात क्या आएगा, वही आएगा, दूध पानी का अनुपात 5 और 2 ही आएगा। थोड़ी चेंज होगा, दोनों में सेम था, अलग अलग होगा तो पता नहीं, पर दोनों में सेम है तो सेम ही रहता है। तो मैं भी यहाँ पे जैसे मैंने देखा ना, अब 3.5 दूध और 3 पानी, 3 पानी देख के मुझे सीधा दिख जाता है कि 6 का आधा है। तो मैं तो होता तो सीधा सोचता कि यार ये 17 का आधा डाल देते तो 17.5 का 8.5 और 3 डालते तो कोई दिक्कत ही नहीं होती, वही रेशियो बना रहता 17:6 वाला, है ना। तो हमें डालना था यार 8.5, लेकिन हमने डाला 3.5, समझ में आ रहा है ना। तो कुछ कम डाला ना, हाँ, लेकिन पानी तो ठीक ठीक डाला है ना। तो मैं सोचूंगा इसको और इसमें पानी सेम कर देता हूँ, तो ये 5 2 का 3 गुना लिख देता हूँ इधर, 15 और 6। तो मैं सोचता हूँ ये 6 तो ठीक है, ये कितना कम डाला, 2 कम डाला। ये तो मेरे एग्जाम्पल में 2 कम डाला, रियल में तो आपने देखा ना, अगर 6 का आधा 3 था, 17 का आधा 8.5 डालना चाहिए था, 3.5 5 कम डाला है। तो मैं सोचूं 2 अगर 5 है यानी 2.5 गुना, तो फिर ये जो मुझे 15 दिख रहा है वो भी तो 2.5 गुना होना चाहिए, यानी 37.5। तो ये 37.5 तो हुआ दूध, लेकिन वो तो ये 3.5 डालने के बाद, तो पहले कितना -3.5 यानी कितना 34, तो ये 17 था ना,
34 यानी डबल करना है तो फिर ये भी डबल। पर देखिए अजीब था, आप पीछे जाके देखिए, समझिए, सब कर सकते हो, लेकिन ऐसे लॉजिक नहीं आएंगे, वो तो फिर खुद का लॉजिक होना चाहिए। क्लियर है ना? ऐसा तो कोई भी क्वेश्चन होगा, कुछ अलग होगा तो मैं अलग लॉजिक निकालूंगा, वो फिर आपकी खुद की लॉजिकल सोच पे डिपेंड करता है। और खास करके जब इतना इजी था ना, इक्वेशन से कहाँ डिफिकल्ट था, है ना? तो कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हाँ, मैंने जो बोला उसको ऐसा है तो वापस रिवर्स करके, है ना, रिवाइंड करके वीडियो को देखते रहिए, 1-2 बार सोचिए। अगर दिमाग, क्योंकि क्या है, कोई भी नई सोच जब आपके दिमाग में आएगी तो अच्छा लगेगा, कुछ नया जानने को मिलेगा, अंदर अगर होगा ना तो कभी ना कभी बाहर निकलेगा। तो डालने की ट्राई कीजिए जितना आप अंदर डाल सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। वापस वीडियो को कर लीजिए पोज, पहले आपको करना है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, पर सिंपल क्वेश्चन है, पर ये नया पैटर्न वाला है, पूछा जाता है। चलिए मैं इसको हटा देता हूं, देखिए किस तरह कर सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे ये देख के पता चल जाना चाहिए कि ये वेटेड एवरेज से होगा, क्योंकि दूध कितना है, 90%, 80% और 70%। अब तीनों को मिला है अगर, है ना, तो एवरेज ही तो जो मिक्सचर बनेगा उसमें एवरेज मिल्क कितना होगा, एवरेज दूध कितना होगा, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग लीटर है, 2, 5, 9, तो उतना वेटेज देना पड़ेगा। 90 वाला 2 तो 180, प्लस 80 वाला 5 यानी कि 400, प्लस 70 वाला 9 यानी कि 630, और डिवाइड बाय सब वेटेड का टोटल कर देंगे, 2 + 5 7 और 9 16। तो ये आपका एवरेज परसेंट मिल्क आ गया, है ना। वो सब प्रतिशत में था, परसेंट में था, तो ये भी परसेंट में आएगा। अब तो ये तो कर लेंगे ना, ये कितना होगा, 81 और 40, 1210 है ना, 1210 बाय 16%, यानी एक बार करते 2 से तो कट ही जाएगा, 605 बाय 8। अब प्रतिशत हटा दे तो नीचे 800 हो जाएगा ना, थोड़ा बेसिक क्लियर होना चाहिए। तो मिल्क रेशियो में कितना हो गया, क्योंकि हमें रेशियो पूछा है, प्रतिशत नहीं, अनुपात पूछा है। तो दूध है वो आपका 605/8 प्रतिशत था, प्रतिशत हटा दिया तो नीचे 100 आ गया, यानी 800 में से 605 आपका क्या है, दूध है। अगर भाई 605 दूध है तो बाकी का 195 आपका पानी है, तो ही तो टोटल 800 बन जाएगा। रेशियो निकालना है ना, हमें रेशियो पूछा है, रेशियो अनुपात क्या है। तो एक काम करो, 5-5 से काटो, 5-5 से काटो यानी 1 पॉइंट करके डबल कर दो, 60.5 का डबल 121, 19.5 का डबल 39। पे देखिए ये सब कैलकुलेशन शॉर्टकट भी काम आते हैं, है ना। अब 5 से उड़ाना, आप जैसे उड़ाना चाहो उड़ाओ, मुझे पता है, ये मैंने सब दिया है मेंटल कैलकुलेशन ट्रिक वाले वीडियो में, है ना। फर्स्ट वीडियो में ही ये सब समझाया है, तो 3 पार्ट का है पूरा, देखिए सब डाला है यूट्यूब में। आप लोग के पास खजाना है, लेकिन फिर आपको जाना पड़ेगा अंदर, है ना। खजाना दिया है मैंने आपके लिए, बहुत सारे वीडियो से, जाइए समझिए निकालिए, है ना। तो फिर आपको ये भी फटाक से हो जाएगा। तो 121 और 39 का रेशियो बनेगा, ठीक है। तो चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, पहले आपको सोचना है, ठीक है। देखिए अगर आपको इंग्लिश वर्जन चाहिए, क्योंकि इसमें थोड़े अजीब से वर्ड है, त्रिज्या तो ठीक है, पर ये गोलार्ध गुंबद या गुंबद, है ना। तो अगर नहीं समझ में आता तो चलिए यहाँ पे इंग्लिश वर्जन भी है, यहाँ पे पोज करके कर लीजिए, पर पोज कीजिए पहले आप कीजिए, ठीक है। मैं यहाँ पे करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, थोड़ा समझते हैं। त्रिज्या आर के गोलार्ध गुंबद, अब गुंबद मुझे भी नहीं पता था, मैंने भी देखा भाई इंग्लिश वर्जन तो पता चला। हेमिस्फेरिकल क्या होता है, हेमिस्फीयर कुछ ऐसे बनता है, आधा गोल, है ना, तो ये होता है, ठीक है। तो ऐसा था, उसके शीर्ष पर h ऊंचाई वाला एक झंडा है। अच्छा, यहाँ शीर्ष तो यहाँ होगा बीच में, उस पर ये h ऊंचाई वाला झंडा है, और इसका आपको बोला ये सेंटर मान लो, तो r बोला, यानी ये भी r है, ये भी r है और ये भी r है ना, सब r ही है ना, रेडियस रेडियस रेडियस, और ऊपर एक झंडा है h वाला। अब क्या बोला है देखिए, गुंबद की ओर d दूरी पर जाने, नहीं, जमीन पर एक बिंदु से, ये देखना रहेगा ना, जमीन पर एक बिंदु से ध्वज के शीर्ष की ऊंचाई 30 डिग्री है। अच्छा, यहाँ से कहीं पे, ये ऊंचाई नहीं बोलते पर चलेगा, ठीक है। उसको जो है, ये हिंदी ट्रांसलेट थोड़ा इतना अच्छा नहीं है शायद, पर कोई दिक्कत नहीं, उसको बोलते एक्चुअली आप एलिवेशन, है ना। तो एलिवेशन को फिर इंग्लिश में वो पता नहीं ऊंचाई बोलते या शायद, पर एलिवेशन बेसिकली, ठीक है। इनकेस आपको प्रॉब्लम हो जाए तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से जो इसका एलिवेशन है, एक जमीन पे कोई भी एक पॉइंट से, है ना, यहाँ पे जो हम देखते हैं ना, इसके, है ना, ध्वज के ऊपर,
है ना, ध्वज के शीर्ष, यहाँ पे ध्वज का शीर्ष है, वहाँ पे यहाँ पे 30 डिग्री बनता है, ये बनता है 30 डिग्री। और बाद में बोला है जब, ये देखना साहब, जब गुंबद की ओर डी दूरी पर जाने के बाद अब झंडा बस दिखाई दे रहा है, बस दिखाई दे रहा है, यानी ये झंडा जब दिखाई दे रहा होगा तो इस तरह से, है ना, यहाँ पे तो ये डी दूरी आप चले गए और फिर इस पॉइंट से झंडा सिर्फ दिखाई दे रहा है। और ये भी बोला है कि यहाँ से ऊंचाई 45, यहाँ पे जो आपका एलिवेशन है वो 45 डिग्री है, ये भी क्लियर है ना। अब देखिए पूछा है एच और आर के अनुपात का पता लगाए। एच आपका कहाँ पे, ये हाइट है ध्वज की, और आर आपका ये बोलो ये बोलो ये बोलो जो भी है, रेडियस त्रिज्या तीनों तरफ है ना। तो इसका रेशियो ढूंढना है। फाइन, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम जो है वो ओवर डाटा का है। जैसे ये क्वेश्चन है, मैंने सबसे पहले ये सोचा कि यार इसको मैं जो ये ट्राइंगल अगर मैं समझूं, ठीक है, जैसे मैंने ये देखा, ये डिज़ाइन तो पहले बनाना पड़ेगा, है ना, तो ही वर्चुअली कुछ दिखेगा, है ना। और फिर मैं सोचता हूँ इसमें अगर, क्योंकि ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री होगा, सीधी सी बात है, ये 90 डिग्री है, तो फिर ये एच है तो ये भी, क्योंकि टोटल तो आर प्लस एच दोनों साइड सेम होनी चाहिए, तो आर और एच का मुझे रेशियो निकालना है। तो मैंने सीधा पहले तो ये फिगर ऐसे बना दिया। फिर मैंने सोचा यार इससे क्या लेना देना, ये 30 डिग्री जहाँ पे भी पॉइंट से बनता उससे कोई लेना देना है, मुझे इसका रेशियो ढूंढना है। बेसिकली एक ऐसा ट्राइंगल है, समझो एक ऐसा ट्राइंगल है जहाँ ये 90 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, ठीक है, ये तो क्लियर है। और यहाँ पे ये मुझे बोला है कि ऐसे अगर मैं एक बनाऊँ, ठीक है, यहाँ पे जो सबसे यहाँ पे ऐसे है ना, ऐसे जो गोलार्ध बनाया, तो ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है ना, और ये एच है, ये एच है। तो इसमें मुझे आर और एच का अगर अनुपात मालूम करना, उसमें आगे कहाँ जाके मुझे 30 डिग्री बनेगा उससे कोई लेना देना है ही नहीं, है ना। तो वो ओवर डाटा है, उसको पकड़ के चलोगे तो आंसर लाना मुश्किल है। पर ऐसे ही सिंपल सोच लो, बस इतना तो है, हमें अनुपात ढूंढना है। ऐसा एक ट्राइंगल होगा तो उसमें एक यूनिक आएगा ना, कुछ तो रेशियो आएगा, वो तो कांस्टेंट आएगा, जिससे कोई लेना देना है नहीं। अच्छा, तो बाद में मैं सोचता हूँ अब इसको निकाले कैसे, आर और एच को। अगर मैं एक ट्राइंगल, यहाँ पे भी एक ट्राइंगल बनेगा, ये 90 डिग्री, तो मैं सोचता हूँ अगर ये 45 डिग्री है, ये तो 90 बनेगा ना, तो फिर यहाँ पे ये जो छोटा ट्राइंगल बना ना जहाँ पे आर और एच है, तो यहाँ पे इसको भी मैं 45 डिग्री मानूंगा, है ना। तो अब तो सिंपल है, क्योंकि ये 45 डिग्री, ये तो ये साइड और ये साइड सेम होनी चाहिए, ये आर है तो ये भी आर है ना, समझ में आ रहा है। तो बहुत बढ़िया है। तो अब मुझे क्या पता चला, यहाँ पे देखिए ये आर और ये आर प्लस एच, तो मैं सोचता हूँ ये होना कितना चाहिए, पाइथागोरस लगा सकते हैं ना, ठीक है ना। एक काम करो ना, आर को 1 मान लो, क्योंकि 1 को 1 मान लेंगे तो रेशियो तो मिल जाएगा। अच्छा, आर को अगर मैं 1 मान लूँ तो क्या इजीली आपको मिल जाएगा 1 तो ये पूरा क्या आ जाएगा, पूरा ये साइड 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी 2 का रूट, यानी ये पूरा साइड आ जाएगा √2, जिसमें से ये इतना तो 1 है वो हटा दो, तो h मिल गया आपको √2 - 1। और हमें ढूंढना क्या है, h और r का अनुपात। h ये मिल गया, r तो 1 लिया है हमने, तो डिवाइड बाई 1/1 करने का कोई मतलब है नहीं है, तो आपका आंसर क्या, √2 - 1। बस इस तरह का था, इजी सा क्वेश्चन था, है ना, कुछ भी नहीं था। क्लियर है। तो देखिए यहाँ पे √2 - 1 आपका आंसर आना चाहिए था ए, ठीक है। तो होपफुली आपको मज़ा आया होगा, और मेन चीज़ वही समझ दी, इससे कोई लेना देना था नहीं, है ना। उसको पकड़ के चलोगे, वो आपको विजुलाइज करना है कि क्या फ़र्क पड़ेगा, उधर कितनी दूरी पे 30 डिग्री बनता होगा, उससे कोई इस दोनों के रेशियो में फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, दैट मीन्स उसको लेना नहीं है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। पहले आपको सोचना है तो पोज कीजिए, सोचिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। एक बार सोच लीजिए ये भी क्वेश्चन, और ऐसा सेम क्वेश्चन, काफ़ी सेम क्वेश्चन अभी सीसेट में पूछा गया था, अभी 2020 में ही, जस्ट महीने पहले, महीना भी नहीं हुआ होगा, है ना, इसी महीने में आई थिंक 4-5 तारीख को थी एग्ज़ाम, तो 20 दिन हुए, 20 दिन पहले भी ऐसा क्वेश्चन अभी सीसेट में, जो कि ईजी एप्टीट्यूड होता है, बैंक स्टाफ सिलेक्शन, कैट, सीमेट में तो टफ होता है ना। तो अगर बैंक या स्टाफ सिलेक्शन आप कर रहे हो तो इसके लिए प्रिपेयर हो जाओ, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, नया पैटर्न है लेकिन आ सकता है, ठीक है। हो गया। बन जाना चाहिए, डिफिकल्ट है, चलिए बताता हूँ कैसे करना है। सबसे पहले तो ये इंग्लिश वाला वर्जन हटा देते हैं, देखिए कैसे करना है, कैसे सोचना है, देखते हैं।
अब जैसे ही लिखा है ना कि 1 से 7 शुरू होने वाले लगातार सकारात्मक, अब मुझे नहीं पता पर पॉजिटिव ही होगा, है ना, नेगेटिव नंबर्स, सॉरी पॉजिटिव इंटीजर्स, सकारात्मक यानी पॉजिटिव होता है, लेकिन मैथ्स का वर्ड मुझे नहीं पता, तो ट्रांसलेशन वाला ने पता नहीं सही किया हो तो अच्छी बात है। देखिए सकारात्मक क्या होता है कि पॉजिटिव तो होता है लेकिन पता नहीं, ठीक है, मुझे नहीं पता ये सही वर्ड है कि नहीं हिंदी में, लेकिन हाँ पॉजिटिव इंटीजर्स बोल सकते हो, पॉजिटिव यानी 1 2 3 4 5, है ना। चलिए, तो यहाँ पे एक के साथ कुछ लिख दिए नंबर, और एक छात्र आया और एक नंबर मिटा गया, और जो बाकी संख्या बच गई उसकी औसत इतनी आई, तो कौन सा नंबर मिटाया, है ना। तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब आप एक चीज़ बताइए, जैसे मैं तो ये क्वेश्चन देखूंगा ना, मुझे सीधा एक पता चल जाएगा। क्या पता चलेगा? अब सीधी सी बात है, अगर मैं 1 से 50 तक के नंबर लिखता हूँ, एवरेज कहाँ पे होगी? 1 से 50, 50 का आधा, अराउंड 25 के आजू बाजू, हाँ या ना, ठीक है ना, क्योंकि लगातार लिखे हैं। लगातार जब नंबर लिखते हैं कंसेक्यूटिव, तो बीच में ही एवरेज होती है। जैसे 1 2 3 की एवरेज क्या होगी? 2 होगी, सिंपल है ना। अच्छा, 1 से 100 की एवरेज कहाँ पे होगी? वैसे एग्जैक्ट एवरेज भी ढूंढनी हो तो दिक्कत नहीं है, 1 और 100 का एवरेज निकाल दो, पूरे 100 नंबर की एवरेज होती है, हमें पता है ना। 1 से 100 की एवरेज क्या होगी? 1 + 100, 101 का आधा, 50.5 होगी, ठीक है, क्योंकि 50.5 बीच में आया। 1 से 73 की एवरेज, 73 तक 73 की एवरेज, तो 1 और 73 का टोटल 74 का आधा, 37, है ना। तो ये है, समझ में आ रहा है। तो एवरेज हमेशा बीच में होती है। तो अब एवरेज अगर ये 35 पॉइंट समथिंग हुआ ना, इसका मतलब तो टोटल नंबर हमने अराउंड 70 लिखे होंगे, क्योंकि एक नंबर तो मिटा दिया। तो 70, 69, 68 मुझे नहीं पता, पर अराउंड, या 71 अराउंड 1 से लेके अराउंड 70 तक तो कहीं ना कहीं कुछ लिखा होगा, ये समझ में आ जाना चाहिए। ये देखिए अराउंड 70, 68, 69 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बाद में हम देखते हैं कि यार एवरेज अगर ये है, यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है, वो डिवाइड बाय 17। एवरेज क्या होता है? समथिंग डिवाइड बाय समथिंग, है ना। तो अगर 70 नंबर है तो हम किससे डिवाइड करेंगे? 70 से डिवाइड करेंगे। 69 नंबर है तो 69 से, 68 नंबर है तो 68 से, 71 नंबर है तो 71 से डिवाइड करेंगे, टोटल डिवाइड बाय, है ना। तो अब ये 17 से डिवाइड किया ऐसा लग रहा है, लेकिन नंबर्स तो हमारे 70 के आजू बाजू। तो आप बताओ ना, 17 के टेबल में 70 के आजू बाजू कहाँ तक पहुँचते हैं? 68, 17 × 4, है ना। तो ये पकड़ में आना चाहिए। यहाँ पे मुझे पकड़ में आ गया कि अच्छा, तो 68 तक के नंबर लिखे, वैसे 69 तक के, क्योंकि एक तो मिटा दिया है। तो जो हमने लिखे होंगे 1 से 69 तक के लिखे होंगे। वो जो बच्चा आया, एक मिटा दिया, तो 68 नंबर हो गए, तो एवरेज निकाली तो समथिंग डिवाइड बाय 68 जैसा हो गया, है ना, इस टाइप का। और फिर 4 से तो कट गया होगा, इसलिए सिर्फ 17 बचा। तो ये समझ में आना चाहिए, क्लियर है कि भाई 1 से 69 तक के नंबर लिखे थे, उसका टोटल क्या होगा 1 से 69 तक का, आपको पता है ना, n + 1/2 यानी 70/2। तो ये टोटल बनना चाहिए था। 1 से 69 लिखा है तो ये टोटल बनना चाहिए था, लेकिन क्योंकि एक नंबर मिटा गया तो बाकी नंबर की ये एवरेज दी है ना, एवरेज है, ये एवरेज है। तो ये एवरेज को नंबर से मल्टीप्लाई करो, 68 नंबर से, तो आपको वो भी मिल जाएगा, है ना। तो इसको आप 68 से मल्टीप्लाई करोगे, ये क्या आ जाएगा? 35 × 17 करना पड़ेगा। 17 × 3 510 और 85, 595 और 7 602, तो ये हो गया 610/17। ये एवरेज है। एवरेज को आपने मल्टीप्लाई किया नंबर्स तो 68 हुए, एवरेज गुना 68 नंबर्स हुए ना, एक तो मिटा गया था। तो ये जो टोटल आया, ये टोटल और ये टोटल के बीच में जो डिफरेंस होगा उसी, क्योंकि ये 69 नंबर का टोटल आया, ये 68 नंबर का टोटल आया, समझ में आ रहा है। तो फिर दोनों का डिफरेंस यहाँ पे देखिए 17 × 4 हो जाएगा, ये 2408 हो जाएगा, है ना, 2408। ये कैसे करेंगे? 35 × 7 कर लेते हैं, इजी पड़ेगा। 210, 2450, 2450 में से 35 हटा दो, 2450 में से 2415, है ना। तो इस दोनों का डिफरेंस देखिए, ये टोटल होना चाहिए था, यही हो रहा है। तो बच्चे ने कौन सा नंबर हटाया है? 7 नंबर मिटाया है ना। सिंपल है, क्लियर है। तो अगर आपका लॉजिक क्लियर है तो आप ऐसे सोच सकते हो, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मैं यही बता रहा हूँ, अगर आपने ऐसे पैटर्न देखी है की है तो हो जाएगा, और जिसका रियल में लॉजिक अच्छा होगा वो तो कभी भी कर लेगा, है ना। लेकिन बाकी लोग को ऐसा एक पैटर्न देखना ज़रूरी है, तो बने उतनी प्रैक्टिस कीजिए,
फ़ायदा होगा। और लॉजिक अच्छा भी है, जैसे मेरा लॉजिक अच्छा है लेकिन मैंने पहली बार जितना टाइम लिया होगा ये सोचने में, उससे ऑब्वियसली एक बार कर लिया है दूसरी बार आता है तो मेरा टाइम कम लगेगा, वो तो सीधी बात है। एक क्वेश्चन को आपने पहले देखा है, आपका कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता है, आपकी स्पीड बढ़ जाती है। ठीक है, तो नई पैटर्न करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एग्जाम में अब ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, चलिए सोचिए इसके बारे में वापस, पहले पोज कीजिए, पहले आपको खुद को सोचना है। ठीक है, चलिए मैं इसको हटा देता हूँ इंग्लिश वाले वर्जन को, होपफुली आपसे हो गया होगा। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए बहुत डिफिकल्ट है थोड़ा बहुत, क्योंकि होता क्या है देखिए पहले समझते हैं। सेम का औसत अंक 1 से घट जाता है जब एक परीक्षा में जहां उसने 40 अंक प्राप्त किए थे उसे 2 नई परीक्षाओं के साथ बदला दिया जाता है जहां उसने 23 और 25। तो 40 की जगह जो नए आए वो 48, टोटल देखिए 48 आया। 40 के साथ 40 तक तो कोई दिक्कत नहीं आई होगी, है ना। तो एक इसमें ऐसा भी मान सकते हो ना, एक में 40 आए थे, एक में 8 आए थे, बात तो वही है, 48 ऐड हुए। तो 40 के 40 तक तो 40 वाली एग्जाम को हटाया, दूसरी 40 वाला डाला तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा एवरेज में, पर तब तक दिक्कत नहीं है। पर एक और एग्जाम डाली ना, एक की जगह 2 डाली है, तो एक एक्स्ट्रा एग्जाम डाली, तो समझो एक एक्स्ट्रा एग्जाम जिसमें 8 ही मार्क आए, ऐसा ही बोल सकते हैं ना। 40 ये 48 है, 40 तक तो फर्क नहीं पड़ा, तो दूसरी एग्जाम में सिर्फ 8 मार्क आए। तो ये समझना है कि हमारे 8 मार्क्स आए और जो आपकी एवरेज थी वो 1 कम हो गई। एक एग्जाम ऐड किया जिसमें 8 ही मार्क्स थे, बहुत कम मार्क्स थे, तो आपकी एवरेज 1 कम हो गई। अच्छा, इसके बाद जब आपने कंप्यूटर विज्ञान के 57 अंक भी जुड़ गए तो औसत में 2 की वृद्धि है। इसके बाद इसके बाद एक और एग्जाम जिसमें आपके 57 मार्क आए थे, 57 मार्क आए थे, इस सब्जेक्ट को ऐड कर दिया तो एवरेज आपकी यहाँ जितनी थी वहाँ से 2 बढ़ गई, है ना। अच्छा, तो विषयों की प्रारंभिक संख्या, कितने विषय थे भाई शुरू में, ये तो बाद में एक एक सब्जेक्ट ऐड किए, शुरू में कोई n विषय रहे होंगे और उसकी एवरेज मान लो x बार रही होगी। मैं x बार, क्योंकि वो स्टैटिस्टिक्स वाला बंदा हूँ भाई मैं, है ना, तो x बार लिखता हूँ। x बार एवरेज का एक्चुअली सिंबल है ना। मीन, मीडियन, मोड अगर आपको पता है, आपने भी पढ़ा होगा, वैसे 9th 10th में भी आया होगा, तो क्लैरिटी तो है। ठीक है, तो देखिए अब मैं ऐसा सोचता हूं, मैं जैसे ये देखूंगा मैं सोचूंगा, लेकिन इसमें 2 चीज़ मिसिंग है ना, 2 चीज़ मिसिंग है। कितने सब्जेक्ट थे वो भी नहीं पता, कितने विषय, और एवरेज क्या थी वो भी नहीं पता। तो फिर कोई लॉजिक तो कहाँ चलेगा, क्योंकि लॉजिक से अगर करने जाए तो इसका मतलब ये हुआ, क्योंकि एवरेज कम हुई है भाई इस सब्जेक्ट में, मार्क्स 8 है, वो पुरानी एवरेज से तो कम है। पुरानी एवरेज अगर x बार थी तो उससे कम, तो और कितने कम है, तो एक कम है n+1 सब्जेक्ट, यानी n+1 कम है। ऐसा लॉजिक तो लगा सकता हूँ, लेकिन अभी भी 2 इक्वेशन जैसा ही बन रहा है, तो मैं सोचता हूँ चलो छोड़ो, और कोई लॉजिक तो कोई डायरेक्ट नहीं लग रहा, ऑप्शन से जाए। लेकिन ऑप्शन में भी प्रॉब्लम यही होगी, 2 चीज़ मिसिंग है, एक चीज़ से कहाँ से पता चलेगा, तो ढेर सारा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अगर पहला ऑप्शन लिया उसमें कैलकुलेशन बैठ गया तो ठीक है, पर नहीं बैठा तो उसमें भी टाइम लगेगा। तो ऑप्शन से भी नहीं जा सकते, लॉजिक नहीं है, तो फिर इक्वेशन ही तो बचा, है ना, क्योंकि नए पैटर्न वाला क्वेश्चन है, कोई फॉर्मूला तो है नहीं हमारे पास। ठीक है, तो फिर इक्वेशन ही बचा। तो देखिए अब आपको डिसाइड करना है नहीं करना है। आपको लगे कि नहीं हम कर सकते हैं तो इक्वेशन बना दीजिए। ठीक है, इक्वेशन में कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सोचना है, सिर्फ लॉजिक क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे देखिए भाई, जब आप एवरेज 1 कम होती है, इसका मतलब क्या है, जो पुरानी एवरेज थे उससे आप कुछ कम लाए। कितना कम लाए, जिससे कि सबकी वैल्यू 1 कम हो जाए। तो पुरानी एवरेज, ये समझिए जो 8 मार्क्स है ना वो कितने हैं, पुरानी एवरेज से कम है, तो ही तो एवरेज कम कर दी। कितने कम है, उसने 1 एवरेज कम कर दी, कितने लोगों की, कितने सब्जेक्ट्स की, n+1 सब्जेक्ट की। n पहले था, ये एक और सब्जेक्ट है, तो यानी कि n+1 सब्जेक्ट, सबके 1 मार्क। 1 से मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब नहीं है, पर चलो लिखने के लिए, समझने के लिए मैंने लिख दिया। तो ये आपकी पहली इक्वेशन बनेगी, है ना। अच्छा, फिर यहाँ सोचते हो, अब यहाँ पे जो भी एवरेज थी उसकी जगह 57 लाने से एवरेज बढ़ गई, तो इसका मतलब ये जो 57 मार्क्स है वो पिछली वाली एवरेज अभी 1 कम हो ही गई थी, x बार -1 हो गई थी ना एवरेज। पिछली वाली जो एवरेज थी उससे ज़्यादा मार्क्स लाए, 2 ज़्यादा लाए, 2 ज़्यादा नहीं लाए, 2 हर एक सब्जेक्ट के लिए 2, क्योंकि एवरेज 2 बढ़ाई, तो हर एक सब्जेक्ट यानी टोटल सब्जेक्ट तो अब n+2 हो गए, यानी कि इससे ज़्यादा लाए, कितने, 2 ज़्यादा n+2 सब्जेक्ट्स के लिए। ऐसा बना के आप सॉल्व करना चाहो, क्योंकि अब 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल पे सॉल्व हो जाएगा, कोई ज़्यादा लफड़े वाली बात भी नहीं है, क्योंकि x बार तो इजीली कैंसिल हो जाएगा।
दोनों में एक ही एक्स बार है। तो करना है तो देखिए कर सकते हो। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो -n -1 है ना, इसकी जगह आप लिख सकते हो -n -1 को इधर भेज दीजिए, है ना। तो x बार -n यहाँ पे लिख देता हूँ, x बार -n बराबर 9, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, +2n + 4, है ना। अब देखिए इसमें -1 और +4 का +3 हो जाएगा, +3 को इधर भेज दीजिए तो 57 - 3 54 हो जाएगा, और उधर x बार +2n बच गया, तो यहाँ पे x बार +2n, है ना। तो दो सिंपल से इक्वेशन है। अब तो एक में से एक माइनस कर दो, हट जाएगा, x बार माइनस, नीचे में से ऊपर वाला माइनस कर देते, x बार माइनस x बार कैंसल, 2n माइनस n यानी 3n इज इक्वल टू 54 - 9 45। तो n कितना भाई 15। ऑप्शन नहीं थे, आगे शायद होंगे, पता नहीं, देख लेते। अच्छा नहीं दिए थे, ऑप्शन दिए ही नहीं थे ना। अच्छा नहीं, ये रहा ना, 15 थे, है ना। तो 15 आपका ऑप्शन था। क्लियर है ना। पर इसमें देखिए वही तो चीज़ है, बीटीट्यूड आपको क्या बताता है, लॉजिक सोचिए भी नहीं हो रहा, छोड़ नहीं देना, है ना। आपके पास हथियार है, ऑप्शन से देखिए, ऑप्शन से कर सकते थे, करना चाहे तो कर सकते, लेकिन हमारी बात क्या थी, दो चीज़ मिसिंग है, तो बैठेगा नहीं। देखिए ऑप्शन से कैसे कर सकते थे, मैं वो भी बताता हूँ। ऑप्शन से अगर पहला ही ऑप्शन, जैसे इसमें पहला ही 15 है, लक बाई चांस, अगर पहला ही 15 उठा दिया बन गया तो ठीक है, पर पहला उठाया, कैलकुलेशन किया, नहीं बना, फिर दूसरा उठाया, तो मैं क्या सोचता हूँ, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी तो सोचता हूँ ना, कि हमने अगर ऑप्शन से गए, पहले में नहीं बैठा, दूसरे में नहीं बैठा, तो फिर टाइम वेस्ट हो जाएगा, है ना। पहले में बैठ गया तो कोई दिक्कत नहीं, दूसरे में थोड़ा बहुत दिक्कत नहीं, पर फिर तीसरे तक जाना पड़ेगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसलिए मैंने सोचा ऑप्शन से अच्छा, इक्वेशन इजी तो थे, इतने इजी थे इक्वेशन, है ना, कोई इतना ज़्यादा नहीं था, है ना। हाँ थोड़ा लॉजिकल तो था, वहाँ पे भी लॉजिकल था, पर वो तो ऑप्शन से भी लॉजिकल रहेगा, है ना। अगर आप ऑप्शन से भी जाओगे, देखिए देखते हैं, अगर आपको ऑप्शन से जाना होता, जैसे पहला उठाया 15, यानी आपने मान लिए शुरू के नंबर ऑफ सब्जेक्ट 15 थे, विषयों की प्रारंभिक संख्या 15 थी। तो यहाँ पे देखिए, अगर सब्जेक्ट 15 थे, अब उसकी एवरेज तो नहीं पता, उसकी कोई एवरेज भी थी, चलो ठीक है। अब हम सोचते एक नई एग्जाम आती है जिसमें आपके 8 ही मार्क्स आए, पहले यहाँ पे वो लॉजिक तो समझना ही पड़ेगा कि 48 में से 40 कैंसिल, 8 आए एक एग्जाम में, उस तरह से उस चीज़ को लेना है। वही समझ में नहीं आया तो फिर हो चुका, है ना। तो नए सब्जेक्ट में 8 आए, तो आप सोचते हो अच्छा 15 सब्जेक्ट थे, उसमें कितना नहीं पता। अब ये सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट आपने ऐड किया जिसमें 8 मार्क्स है, तो एवरेज यहाँ पे -1 हो गई। तो आप सोचते हो तो फिर यहाँ पे होंगे कितने, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक चीज़ समझनी है, जब एक सब्जेक्ट एक की एवरेज कम की, यानी उसने हर एक, ये 15 और एक 16 सब्जेक्ट के एक मार्क्स कम कर दिए, यानी 16 मार्क्स कम लाया। ये 8 तो लाया है, वो 16 कम है, यानी पहले 24 की एवरेज रही होगी, है ना। तो अब ये तो हमने ढूंढा, अब ये सही है कि नहीं आगे जाके चेक करना पड़ेगा ना, कि अगर ये ऑप्शन होता तो आगे जाके अगर मैं 57 अंक लाता हूं तो औसत 2 बढ़नी चाहिए। देखते हैं, अगर मैं ये मान लूँ कि अच्छा 15 की एवरेज 24 थी, अब एक और नया आया 8 वाला, तो 16 की एवरेज 24 - 1 23 हो गई। अब आगे सोचूंगा अगर एक 57 वाला आता है, एक सब्जेक्ट 57 वाला आता है, तो वो एवरेज से कितना ज़्यादा लाया, 34 ज़्यादा लाया। उसको किस में बांटेंगे, हर एक सब्जेक्ट। अब तो 16 और एक नया आया 17 में बांट दोगे तो कितना आएगा, 2 बढ़ जाएगा। वही तो बोला था 2 की वृद्धि होगी औसत की, यानी कि ये सही ऑप्शन है। तो ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है, दोनों तरीके थे। और मैं आपको सब बताता हूँ क्योंकि आपका माइंड 360 डिग्री डेवलप होता है ना, हर तरह से सोच सकता है। ये ज़रूरी है भी आजकल की कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई फॉर्मूला करके पास अब नहीं होगा, वो 10 साल के पहले हो रहे थे, है ना। ठीक है, फाइन, चलिए तो फिर क्लियर है ये, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे वापस पहले आपको सोचना है तो पोज कीजिए वीडियो को, सोचिए इसके बारे में किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। होपफुली टाइम दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको हटाता हूँ, देखते हैं इसको किस तरह करना है। यहाँ पे देखिए, शराब और पानी 2:1 के अनुपात में थे और इस मिश्रण में 36 लीटर की जगह 15 लीटर पानी से बदल दिया। तो मैं ये तो सीधा सोचूंगा कि जब 36 लीटर निकाला तो 24 और 12 ही गया होगा। ये मुझे सीधा दिख जाना चाहिए कि 2:1। देखिए शुरू में ये 2:1 का रेशियो था, लेकिन जब 36 लीटर निकल गया तो सीधी बात है इसी रेशियो में निकला होगा, 24 और 12। ये 24 निकला,
ये 12 निकला लेकिन बाद में 15 डाल दिया तो ये +3 हुआ। तो ओवरऑल समझ में आ रहा है, इधर से इधर क्या हुआ, आपको दिख जाना चाहिए कि 36 की जगह 15 डाला यानी 21 कम हुआ, 21 कम हो गया ना, पर इंडिविजुअली क्या हुआ, ये 24 कम हुआ, ये 3 बढ़ा, टोटल 21 कम हुआ। ये आपको भाई इस तरह से दिख जाना चाहिए, ठीक है। ये है आपका वाइन और ये है आपका वाटर। तो मैं अगर होता तो यहाँ तक पढ़ के सीधा ये पिक्चर मेरे दिमाग में खड़ा हो जाता, लिखना है तो लिख भी सकते हो, इतना तो हो जाता। आगे मैं पढ़ता कि आगे ये जो नवगठित मिश्रण है, अच्छा ये जो नवगठित मिश्रण है, ये जो नया वाला मिश्रण है, उसका तो रेशियो नहीं ढूंढ सकते भाई, क्योंकि वो तो ये तो एक्चुअली 2x और ये 1x ऐसा बोल सकते हैं, है ना। तो ये तो रेशियो थोड़ी, रेशियो में कुछ नहीं मिलेगा, तो ये तो डिफिकल्ट है। आगे बोला 26 लीटर को फिर से पानी से बदल दिया जाता है, पर यहाँ का रेशियो ही नहीं पता, और फिर 26 लीटर है वो कितना प्रोपोर्शन है वो भी नहीं पता, तो कोई फायदा नहीं है। मतलब लॉजिकली तो कुछ नहीं कर सकते। और बाद में वाइन वाटर है ना, शराब पानी का अनुपात 8 और 7 बन जाता है। तो मैं सोचता हूँ इसमें लॉजिक तो कुछ लगा नहीं सकते, क्योंकि यहाँ का रेशियो ही नहीं पता, है ना। वहाँ पे रेशियो पता होता तो आपको याद है रिप्लेसमेंट में हम क्या करते हैं कि यहाँ का जो वाइन है ना, यहाँ का जो वाइन है अपॉन यहाँ का वाइन डिवाइड बाय वाइन प्लस वाटर, क्योंकि वाइन का प्रोपोर्शन है ना उस रेशियो में कम होता है, लेकिन वहाँ पे एक रेशियो वो भी नहीं पता एक्स में है, 26 लीटर के कारण कितना प्रोपोर्शन निकला वो भी नहीं पता, तो कुछ कर ही नहीं सकते। तो मैं सोचता हूँ यार चलो वो तो नहीं कर सकता, और क्या कुछ कर सकता हूँ, लॉजिक नहीं लगा सकता तो ऑप्शन से सोचते। ऑप्शन में लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है, पानी की प्रारंभिक और अंतिम मात्रा के बीच का अंतर। प्रारंभिक में तो 1/3 पानी था, अंत में जो है वो 7/15 पानी था, लेकिन टोटल मिक्सचर ही नहीं पता, है ना। टोटल मिक्सचर ही नहीं पता कि पहले कितना था अब कितना है। तो वो भी तो डिफिकल्ट है, तो ऑप्शन से भी नहीं जा सकते, क्योंकि एक्चुअली ये 1/3 ऑफ x है, 7/15 ऑफ y है, उस दोनों का अंतर x और y तो दो चीज़ है, तो दो चीज़ अज्यूम कैसे करें, ऑप्शन से कैसे जाए, नहीं जा सकते। तो वापस ना लॉजिक है ना फिर इक्वेशन तो बनाओ तो बहुत लंबा होगा, क्योंकि वो भी ये रेशियो भी ऐसा है। तो फिर देखिए यहाँ पे मैंने सोचा चलिए लॉजिक ही कर लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसा, जैसे ये मैंने क्वेश्चन देखा ना, फ्रेंकली जब मैंने पहली बार देखा 1 मिनट मेरा इसी में चला गया। मैंने आपको जैसे बताया, मैंने भी ये लिखा, बाद में लगा यार इसमें कोई लॉजिक नहीं कर सकते, ऑप्शन से भी नहीं जा सकते, तो मैंने बोला यार इसमें तो फिर इक्वेशन तो बहुत लंबा होगा। मेरे दिमाग में मैंने देख लिया इक्वेशन, तो मैंने सोचा अब तो कुछ नहीं कर सकते, है ना। 1 मिनट में तो मैंने यही सोचा कुछ नहीं कर सकते, अगर मैं इक्वेशन से करूँगा तो 3-4 मिनट लग जाएंगे, शायद 5 मिनट लग जाए, मैंने ट्राई नहीं किया, ठीक है। तो मैंने सोचा ये तो मैं छोड़ दूंगा एग्ज़ाम में अगर ऐसा आए तो छोड़ देना है फ्रेंकली। लेकिन बाद में मैंने जस्ट सोचा कि एक बार कोई भी नंबर ट्राई करता हूँ, है ना। मैंने ऐसे ही सोचा कोई भी नंबर एक बार ट्राई तो करके देखूँ, कोई भी ट्राई कर दूँ ऐसा नंबर जो 2:1 में और उसमें से 36 लीटर ये ऐसा हो जाए, 24 हटाऊँ 3 बढ़ाऊँ, बाद में 26 लीटर डालूँ और ये अनुपात मिल जाए तो बात बन जाए। तो ऐसा नंबर कैसे सोचूं, है ना। तो उसके लिए फिर आर्ट चाहिए। तो मैंने क्या किया, मैं आपको फ्रैंकली बताता हूँ, मैंने पहले ये सीधा सोचा कि अच्छा टोटल कोई मिक्सचर है, उसमें से पहले तो ये दोनों मिला के 21 कम हो जाता है। अब यही मिक्सचर लास्ट तक रहता है ना, यही मिक्सचर लास्ट तक रहता है, क्योंकि इसमें 26 हटाओ 26 डालो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, टोटल तो सेम रहता है। तो मैंने सोचा कि चलो एक मिक्सचर मुझे अज्यूम तो करना है ट्राई करने के लिए, ट्रायल एंड एरर मेथड। तो मैं ये मिक्सचर कुछ ऐसा लूँ कि 21 अगर उसमें घटा दूँ, बाद में अब देखो 26 लीटर जब निकाल रहे हैं। अब मुझे ये बताइए आप, कोई भी मिक्सचर हो, अगर मिल्क और वाटर का रेशियो 3:1 है, ठीक है 3:1 है, और अगर टोटल मान लो 30 लीटर है, तो 3 और 1 के रेशियो में काटना इजी है, समझ में आ रहा है। 3 और 1 के रेशियो में बढ़ता ही नहीं है ना। तो अगर जो भी रेशियो हो ना, समझ में आ रहा है ना ये चीज़, टोटल मिल्क उसके टेबल में ही होना चाहिए, टोटल मिक्सचर, तो इजी रहता है। तो मैं सोचा अगर 26 लीटर हटाता हूँ तो 26, आप खुद सोचो 26 अगर 3:1 में होता तो इजीली नहीं बढ़ता, पर 26 अगर 9 और 4 के रेशियो में होता, यानी 26 के फैक्टर के टेबल में होता,
तो 26 को इस रेशो में मैं बांट सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे ये समझ लिया कि ये शायद 13 के टेबल में होगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि 13 के टेबल में होगा तो मैं उसको 26 लीटर को उसमें इजीली बांट सकता हूँ। तो मैंने क्या सोचा कि एक 21 कम करने के बाद, क्योंकि अब इसमें से जो 26 निकालते हैं तो 13 की टेबल में ये टोटल मिक्सचर होगा। तो मैंने सोचा अच्छा 13 की टेबल में होगा, और दूसरी चीज़ उसमें ये रेशियो बनता है लास्ट में, मिक्सचर तो यही है और ये रेशियो बनता है तो 15 की टेबल में भी होगा। तो मैंने सोचा 13 और 15 की टेबल यानी 195 एलसीएम, तो इसका जो है वो 195 की टेबल में होगा, यानी 195 इंटू 1, 195 इंटू 2, 195 इंटू 3, ऐसा कुछ भी होगा। तो मैंने सोचा चलो ट्राई तो करते एक बार, ये मैंने ऐसे सोचा। 15-20 सेकंड इसमें बिगड़ गए, लेकिन मैंने सब 195 के टेबल में होगा। तो फिर मैंने सीधा एक एग्जांपल ले लिया, चलो 195 वन जा 195 होता है, -21 को उधर भेज दो। तो टोटल अगर मैं 216 लेके चलूँ, 2:1 में बांटूँ, ठीक है, 2:1 में बांटूँ, 72 इंटू 3 होता है ये, तो 144 और 72। मैंने जैसे एग्जाम्पल लिया, चलो ट्राई करते हैं। ये 24 कम हो रहा है, यानी ये हो जाएगा 120, इसमें 3 बढ़ रहा है, यानी ये हो जाएगा 75। बाद में वो 26 लीटर निकालते हैं ना, 26 लीटर, तो ये रेशियो क्या हुआ, 15 इंटू 8, 15 इंटू 5, 8 और 5 का रेशियो है, टोटल 13 है। 26 निकालना है तो 16 और 10 निकलेंगे, इसमें से 16 निकलेगा, इसमें से 10 निकलेगा, अरे 10 निकलेगा, और फिर इसमें 26 बढ़ भी जाएगा। तो अब ये मिल्क वाटर बनेगा क्या, 120 माइनस 16 यानी 104, 75 माइनस 10 यानी 65, 65 प्लस 26 91। तो फिर मैंने देखा क्या ये 8 और 7 का रेशियो है, 13 इंटू 8, 13 इंटू 7 बन तो रहा है ना। तो मैंने सब बढ़िया है भाई, तो आ गया अपना, यही सही था। तो आंसर लेकिन क्या देना है, शुरू में पानी की मात्रा और अंत में पानी का मात्रा। शुरू में ये पानी इधर है ना 72 था, अंत में 91 है, तो डिफरेंस उसका अंतर 19। पर देखिए मुझे भी 2 मिनट मिनिमम लग गए थे फ्रैंकली। तो ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया था, और इक्वेशन से तो मुझसे नहीं लग रहा कि इजीली होगा, ठीक है। तो मैंने उसका फिर ट्रायल एरर किया, और मेरे नसीब से, क्योंकि देखिए ये आर्ट है फिर, है ना, मैंने समझ लिया कि वो 13 से कट जाए, 15 से कट जाए, ऐसा कोई ट्राई करूँ, और सीधा पहला ही एग्जाम्पल बैठ गया, वो भी नसीब है। और ऐसा ज़रूरी भी नहीं है, ठीक है, कि उसके टेबल में ही हो, वो पॉइंट में के चक्कर में भी बना सकते हैं। पर मैंने सोचा चलो एक बार ट्राई तो करते, एग्जाम में मैं नहीं करूँगा, फ्रैंकली मैं इसको छोड़ दूंगा, ठीक है। तो पता नहीं ये ऐसा क्वेश्चन कहाँ से कैसे पूछ लिया भाई, मेंस में कभी कुछ भी आ जाता है, ठीक है। छोड़ने वाला क्वेश्चन था फ्रैंकली, लेकिन मैंने सोचा एक बार ये क्या है, आपको हेल्प करेगा, आपके माइंड को सोचने के लिए हेल्प करेगा, ऐसा क्वेश्चन करेंगे तो। और हो सकता है नेक्स्ट बार यही आ जाए, है ना, तो फिर कर लेंगे। चलिए सीधा है ना, किए बगैर सीधा, कौन सा आंसर था, 19 को टिक करके नेक्स्ट। अच्छा चलिए भाई, तो सोचिए इसके बारे में वापस एक और क्वेश्चन। आई थिंक लास्ट 2 ही क्वेश्चन है, अच्छे हैं, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, आप सोचिए, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, आप सोच पाओगे, इजीली कर दोगे, ठीक है। चलिए हो गया होगा होपफुली, इसको मैं हटाता हूँ, हो ही जाना चाहिए भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ईजी है, थोड़ा समझना है। एक कक्षा में 14 छात्र थे। जब एक शिक्षक और नए लड़के की उम्र जोड़ी जाती है तो आयु 10% बढ़ जाती है, लेकिन जब केवल नए लड़के की उम्र जोड़ी जाती है तो औसत अपरिवर्तित होती है, यानी चेंज नहीं होती। तो यहाँ से मुझे पता चल जाना चाहिए, इतना पढ़ा मुझे सीधा पता चल गया कि 14 छात्र की जो एवरेज है वही 15 छात्र की एवरेज है, क्योंकि वो छात्र तो अंदर जाता है तो परिवर्तित नहीं होती, यानी उसकी एज, जो नया बच्चा है उसकी उम्र उतनी ही है जितनी इसकी एवरेज है ना। तो 14 बच्चों की भी एवरेज x है, 15 बच्चा x उम्र वाला ही है, तो 15 बच्चों की भी एवरेज x है। क्लियर है। अब बोला है जब ये टीचर आता है तो 10% आयु की एवरेज बढ़ जाती है। तो देखिए, तो टीचर की एज कितनी होगी, 2 तरीके सोचने के। एक मैं ऐसे सोचूं कि जो टीचर आए ना उसने 10%, तो परसेंट में तो मान लो ना ये 100% मान लो, इसकी आयु जो है भाई एज 100% थी, 15 बच्चे की 100% थी। अब ये नया टीचर ने 10% बढ़ा दी, तो कितने लोग की 10%, 16 लोग, सबकी 10% 160%, और इतनी तो वो लाया ही होगा, तो 160 और 100 260। ये डायरेक्ट मेथड है भाई, टीचर 260% वाला आया, ये डायरेक्ट मेथड है। पर अगर आपको लगता है कि सर ऐसा हमारा लॉजिक नहीं चलेगा, तो दूसरी मेथड नॉर्मल तो है ही, वो थोड़ी भागे जा रही है। आप ऐसा तो सोच ही सकते हो कि 15 बच्चों की अगर 100% एवरेज एज है, 16 बच्चों की 110% है, तो बीच में टीचर कितने का, 15 बच्चे हैं स्टूडेंट्स, उसकी 100%, तो 1500 टोटल आया, है ना। अच्छा 16 अब टीचर ऐड हो गया, 16
15 बच्चे और एक टीचर, 16 लोग, 110, क्योंकि 10% एवरेज बढ़ गई है। 110 तो मल्टीप्लाई करोगे तो 1600 और 160, 1760 आया। तो दोनों का डिफरेंस 260 वो टीचर का। तो दोनों तरीके पर वो थोड़ा लंबा है। अगर आपका लॉजिक अच्छा है, एवरेज में लॉजिक चाहिए, तो आप सीधे सीधा कर लोगे कि अच्छा 10%, 16 लोग, 160 और ये 260 विद इन 3 सेकेंड्स। ठीक है, 260%। तो आपको मिल गया ना, रेशियो तो मिल गया। 0 0 काट दो, 5 और 13। स्टूडेंट्स अगर 5 साल के हैं तो सर 13 साल के। समझ में आ गया, रेशियो मिल गया। अब क्या बोला है देखिए, शिक्षक की आयु नए छात्र की आयु से 2 गुने से भी 8 अधिक है। ये नया छात्र 5 वाला है, उसके 2 गुना 10 है, 10 से 3 ज्यादा है। मैंने जो एग्जाम्पल लिया उसमें तो 3 ज्यादा है, हाँ या ना? मैंने जो एग्जाम्पल लिया उसमें 2 गुना 10 होता है, 10 से 3 ज्यादा है। पर ये 3 जो ज्यादा है वो रियल में 8 है। तो फिर पूछा क्या है, 14 छात्र की औसत आयु, यानी कि वो जो 5 थी वो कितनी है ना, औसत आयु तो 5 थी। 3 अगर 8 है तो 5 कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5 × 8 40 का 1/3, यानी 13 1/3 या 13.33 जो भी आप बोल दो, है ना। 5 × 8 40 डिवाइड बाई 3, 40/3, 13.33 भी बोल सकते हो, जैसा फिर ऑप्शन में दिया है ना। ऐसा जैसा भी दिया होगा 13 साल और 4 महीने, है ना, क्योंकि 1/3 ऑफ ए ईयर, 1/3 ऑफ ए ईयर क्या होता है, 4 महीने होता है ना। क्लियर है, 13 साल और 4 महीने आपका आंसर। तो बढ़िया है ना, इस तरह से सोच बननी चाहिए। क्लियर है, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन सोचिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, है ना, नया पैटर्न वाला है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा ऐड कर दिया है, बस थोड़ा सा ऊपर वो मसाला डाल दिया, है ना, तो थोड़ा और भी अच्छा क्वेश्चन हो गया है। चलिए सोचिए, ऐसे एक क्वेश्चन बनता ही है, हमेशा ऐसा क्वेश्चन आता है कि जब प्राइस बढ़ती है, ठीक है, तो कुछ कम खरीद पाते क्वांटिटी, लेकिन इसमें फिर वो और बजट का भी कुछ बोला है, तो कुछ एक्स्ट्रा भी डाला है। देखिए किस तरह कर सकते हैं, है ना। चलिए देखते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पहले तो मैं इसको हटा देता हूँ भाई, इंग्लिश वाले वर्जन को। देखिए बहुत इजी, अगर आप समझ लो तो हुआ क्या कि भाई 10% कीमत बढ़ गई, तो जो पहले खरीद रहे थे मात्रा, वही मात्रा अगर खरीदनी होती इस परिवार को, तो 1200 रुपये की जगह अब 120 बढ़ा देने चाहिए थे ना। 1320 रुपये अगर वो खर्च कर लेते, आपका बजट, क्योंकि अगर भाई प्राइस 10% बढ़ जाए तो बजट भी 10% बढ़ा देते, तो 1320 रुपये में वही मात्रा जो पहले खरीद रहे थे वो आ जाती। लेकिन उन्होंने क्या किया, उनका बजट तो और भी 100 रुपये कम हो गया, तो 1200 - 100 है भाई, कोरोना का इफेक्ट है भाई, तो 1200 - 100 यानी सिर्फ 1100 का ही बजट रखा। तो भाई फ़र्क कितना पड़ा, उन्होंने 220 रुपये का कम बजट रखा, उसके चलते 8 किलो कम खरीद पाए। तो भाई ये प्राइस है ₹8 किलो, तो 1 किलो का प्राइस क्या चल रहा होगा अब अगर वो 220 रुपये बढ़ा देते तो 8 रुपये खरीद लेते ना, तो अब का प्राइस यही है ना। 4 से काट दो ना, 55 × 4, 2 × 4, 55 का आधा 27.5, है ना, ये है ना, इतना ही था। पर आप सोचो आपने क्या क्या सोचा, किस तरह किया, पर ऐसी सोच डेवलप हो जाए तो फिर कुछ दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। तो ये है भाई बीटीट्यूड। देखिए लॉजिक, जैसे मैंने बोला यहाँ पे लॉजिक था, काफ़ी जगह पे लॉजिक था, काफ़ी जगह पे ऑप्शन से जाना पड़ा, इक्वेशन करना पड़ा। ये चीज़ें, हर एक हथियार आपके पास होने चाहिए, तब पता चलेगा कब कौन सा वाला निकालना है ना। तो इस तरह की थिंकिंग डेवलप कीजिए। और अगर आपको अच्छा लगा है भाई, है ना, अगर अभी तक देख रहे हो तो अच्छा तो लगा है, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब वगैरह। तो आपको पता है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, देखिए अगर आपको भी ऐसे कुछ क्वेश्चन है, कभी भी मिलते हैं, आपको देखना है कि भाई बीटीट्यूड मेथड से कैसे हो, तो कमेंट बॉक्स में डालिए, ठीक है। कमेंट बॉक्स में यूट्यूब के नीचे भाई जो वीडियो देखते हो उस टाइप के क्वेश्चंस उसमें डालिए, ढेर सारी कमेंट डालिए। जो भी अच्छे क्वेश्चंस होंगे हम पक्का उसको बीटीट्यूड मेथड से ऐसे वीडियोस बनाते जाएंगे। अगर आप देखिए, वो सब आप पे डिपेंड करता है, आप कितना करते हो, हमारी मेहनत उस पर डिपेंड करता है ना। वो वेरिएशन वाला है, डायरेक्टली वेरीज विथ, है ना। तो प्लीज़ आप जितना करोगे ना, रिस्पॉन्स करोगे, उतने में आपको ज़्यादा वीडियोस दूंगा, ठीक है, फाइन। तो कमेंट कीजिए भाई वगैरह, आपको पता है ना, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन वगैरह, लाइक शेयर, और शेयर कीजिए भाई, प्लीज़ शेयर कीजिए, ठीक है। राइट देन, चलिए देन मिलते हैं, हैव ए नाइस वन,
कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप एंजॉइंग।